यहाँ पर हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता ही होगा कि बहुत दिनों से लद्दाख में एक प्रोटेस्ट चल रहा था और प्रोटेस्ट जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू को रिलेटेड है, जिसमें कल्चरल इशू मेनली सामने आता है। और जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, उनमें ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फेस हैं जो बहुत आगे आते हैं। इनका नाम है सोनम वांगचुक। इनके बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा, नहीं भी पता है तो आपको थोड़ा सा बता दें। ये एक बहुत ही बड़े इन्वायरमेंटोलॉजिस्ट हैं, इसके बाद बहुत ही बड़े एजुकेटर है, बहुत ही बड़े टीचर हैं, साइंटिस्ट हैं, बहुत कुछ हैं ये, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फेमस है। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर दी वर्ल्ड तक ये फेमस है। ठीक है, तो ये जो प्रोटेस्ट है इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों शेड्यूल 6 शेड्यूल 5 के बारे में बात हो रही है, इसके प्रॉफिट्स क्या होने वाले हैं, कुछ अगर इसकी लिमिटेशंस हैं तो क्या हो सकती हैं, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखनी है। तो सबसे पहले जो टॉपिक है हमारे पास में वो क्या है, लद्दाख एंड दी 6th शेड्यूल। अब लद्दाख और 6th शेड्यूल के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं, और लद्दाख क्या चाह रहा है, ऑटोनॉमी चाह रहा है, उसी से रिलेटेड ये पूरा कंटेंट होने वाला है। यहाँ पर एक आपको टर्म दिखाई पड़ रहा होगा, एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म। ये क्या होता है इसको भी आगे चल के हम लोग देखेंगे। तो लद्दाख जो है एक तरीके से एसिमेट्रिक फेडरलिज्म की यहाँ पर बात कर रहा है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देख लीजिए कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपको पता होगा सोनम वांगचुक इनका नाम था। इन्होंने पिटिशन करी है, इन्होंने एक तरीके से मांग करी है केंद्र से कि लद्दाख को क्या बनाया जाए, 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए। ठीक है, जिससे यहाँ के लोगों को और ज़्यादा ऑटोनॉमी मिल सके, लद्दाख को और ज़्यादा ऑटोनॉमी मिल सके, और इनका जो कल्चर है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। जो लोकल लोग हैं वहाँ पर, वो अपने कल्चर को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सकें। इस चीज़ को लेके यहाँ पर पूरी बहस हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि रेलिवेंस क्या हो सकता है लद्दाख के लिए 6 शेड्यूल का, वो यहाँ पर बातें हम लोग करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि एसिमेट्रिक फेडरलिज्म क्या होता है। तो फेडरलिज्म आपको पता होगा, जैसे भारत में आप देखेंगे तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, और इसके भी नीचे आप देखेंगे तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, पीआरआईज होते हैं। अब क्या है, डिवीजन ऑफ पावर हो रहा है। इसी तरीके से स्टेट लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट होती है, और सेंट्रल लिस्ट होती है। तो यहाँ पर सब में क्या दिखा रहा है, डिवीजन ऑफ पावर दिखा रहा है। तो जब सारी शक्तियाँ केवल सेंटर के पास, मतलब एक ही ये कह सकते हैं एक ही पोजीशन के पास ना होके, जब उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है शक्तियों को, पावर्स को, तो उसको फेडरलिज्म कहा जाता है। लेकिन एसिमेट्रिक फेडरलिज्म क्या है, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म थोड़ा सा अलग तरीके का फेडरलिज्म है। इसमें क्या है कि ऑटोनॉमी दी जाएगी, अलग अलग डिग्री, अलग अलग लेवल की ऑटोनॉमी यहाँ पर दी जाती है अलग अलग जगहों को। जैसे अगर मान लीजिए कोई ट्राइबल एरिया है तो उसको अलग तरीके की ऑटोनॉमी दी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हिली एरिया है तो उसको अलग तरीके की ऑटोनॉमी दी गई है हमारे संविधान में। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कौन सा रीजन है, उस हिसाब से ऑटोनॉमी जब दी जाती है, पावर जब दी जाती है, तो उसी को कहा गया है एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। अब यहाँ पर इंडिया के केस में अगर देखेंगे तो हमारे यहाँ 2 शेड्यूल हैं, 12 टोटल शेड्यूल है, उसमें से 2 शेड्यूल ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी की बात करते हैं। अलग अलग रीजन्स को ऑटोनॉमी प्रोवाइड करी गई है 5th और 6th शेड्यूल में। ठीक है, मेनली ट्राइबल रीजन्स हैं और हिली रीजन्स हैं, जहाँ पर शेड्यूल्ड एरियाज, शेड्यूल्ड ट्राइब्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, उनको यहाँ पर ऑटोनॉमी दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 5th और 6th शेड्यूल जो है ये कहाँ से आया, कैसे बनाया गया, क्यों बनाया गया, इसके बारे में यहाँ पर बात करी गई। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे 5th और 6th शेड्यूल का, तो ये अंग्रेजों ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया था 1935 का, उसमें 5th और 6th शेड्यूल का कहीं ना कहीं उल्लेख देखने को मिलता है, मतलब इसी से रिलेटेड बातें देखने को मिलती है। तो भारत ने क्या किया, जब संविधान बन रहा था तो इसको एज इट इज़ ले लिया था, अलग अलग बाद में इंक्लूड किया गया, कुछ अमेंडमेंट्स किए गए। ठीक है, लेकिन फिलहाल वहीं से आया है, तो इसका ओरिजिन याद रखिएगा 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 5th और 6th शेड्यूल का। 5th शेड्यूल में क्या कहा गया है, तो इसमें जो कुछ शेड्यूल्ड एरियाज हैं। अब शेड्यूल्ड एरियाज क्या होते हैं, शेड्यूल्ड एरियाज वो एरियाज होते हैं जिसकी एक सूची बनाई गई है, जिसकी एक लिस्ट बनाई गई है, और उसको कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया है। ठीक है, तो उस पे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो प्रेसिडेंट डायरेक्टली बनाते हैं, प्रेसिडेंट डायरेक्टली उसको एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, मतलब उसका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो प्रेसिडेंट डायरेक्टली देखेंगे, तो ऐसे एरियाज को शेड्यूल्ड एरियाज कहा गया है। और मेनली शेड्यूल्ड एरियाज जो है वो क्यों
क्यों बनाए जाते हैं? तो ट्राइबल वेलफेयर के लिए हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर ट्राइबल वेलफेयर, जैसे ट्राइबल बहुत ज़्यादा कहाँ रहती है? आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, गुजरात हो गया, और भी बहुत सारी अलग-अलग एरियाज़ हैं। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि पूरे गुजरात में ही शेड्यूल्ड एरिया हो जाएगा। एक पर्टिकुलर लोकेशन होगी जहाँ पर शेड्यूल्ड एरिया बनाया जाता है। तो उस लोकेशन पे जो भी नियम कानून बनेंगे वो किसके उससे बनेंगे? तो प्रेसिडेंट के रूल्स, और मतलब इनकी पावर होगी उस पे कोई भी चेंजेस करने होंगे या कुछ भी नोटिफिकेशन जारी करना होगा तो प्रेसिडेंट के पास ही पावर होगी। शेड्यूल 6 क्या है? 6 शेड्यूल क्या होता है? तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ट्राइबल एरियाज़ के बारे में बात हो रही है। यहाँ थोड़ा-सा बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि 5th शेड्यूल जो है वो याद रखिएगा शेड्यूल्ड एरियाज़ से रिलेटेड है, और 6th शेड्यूल जो है वो ट्राइबल एरियाज़ से रिलेटेड है, दोनों डिफरेंट हैं। लेकिन यहाँ पर जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वो केवल 4 हैं, ठीक है। मतलब 4 स्टेट्स के बारे में बात होती है, असम के बारे में, मेघालय के बारे में, मिज़ोरम के बारे में और त्रिपुरा के बारे में बात होती है यहाँ पर। अब लद्दाख जो है यही डिमांड कर रहा है कि इनको 6 शेड्यूल में क्या कर लिया जाए? इंक्लूड कर लिया जाए। मतलब असम के साथ मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा के बाद जो नया स्टेट आ जाए जिसमें वो कौन-सा हो जाए? लद्दाख हो जाए, ठीक है। लद्दाख के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि इसको इंक्लूड किया जाए इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ कही गई है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि इनको और ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलती है। मतलब 6 शेड्यूल में जो एरियाज़ होते हैं उनके पास और ज़्यादा ऑटोनॉमी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है। अब आप समझ रहे हैं यहाँ पर ऑटोनॉमस है, इसका मतलब वो अपने आप से काम करेगी, और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मतलब पूरे ज़िले की, पूरे एक क्षेत्र की काउंसिल होती है जो बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के काम करती है और अपने कल्चर को, अपने इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी प्रिजर्वेशन करना है उसको प्रिजर्व करके रख सकती हैं। तो एडीसी की बात अगर करी जाएगी तो एक इसमें होती है, 6 शेड्यूल में होती है। अब देखते हैं तो लद्दाख जो है ये क्यों चाह रहा है कि 6 शेड्यूल में इसको इंक्लूड किया जाए, ये यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए लद्दाख में अगर कल्चर और एथनिक देखा जाए, कल्चर यहाँ का देखा जाए, यहाँ का एथनिसिटी देखी जाए, तो उसको प्रोटेक्ट करने की बात लद्दाख करता है। अब यहाँ के कल्चर में ऐसा क्या है जो प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बुद्धिस्ट पाए जाते हैं और यहाँ पर शिया मुस्लिम्स पाए जाते हैं, और ये क्या चाहते हैं कि इनका जो कल्चर हो वो प्रिवेंट रहे, मतलब वो प्रोटेक्टेड रहे, उनकी जो हेरिटेज बनी हुई है बहुत सालों से, बहुत सदियों से वो बनी रहे, वो लोग चाहते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए बाहर से कोई आता है, कोई आउटसाइडर आता है बाहर से और लद्दाख में रहने की कोशिश करता है, तो क्या होता है कि इनके कल्चर को, इन लोग को मतलब ऐसा लगता है, बुद्धिस्ट और शिया मुस्लिम्स को यहाँ के ऐसा लगता है कि वो इनके कल्चर में एक तरीके से घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने की मेनली बात ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं। डिमांड क्या है? तो अभी आपको जैसे बताया था, ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे हैं। क्यों ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे हैं? जिससे ये अपने नियम और कानून खुद बना सकें। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि कल्चर को प्रिवेंट करने के लिए, कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए क्या चाहते हैं कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए ये खुद बनाए, और कहीं ना कहीं इनका पार्टिसिपेशन उसमें हो, जो इस समय देखने को इन्हें नहीं मिल रहा है। इसके बाद ट्राइबल रिप्रेजेंटेशन की भी देखिए यहाँ पर बात हो रही है। अब देखिए लद्दाख में क्या है, लद्दाख में ट्राइब भी बहुत ज़्यादा रहती हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, जब ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बन जाएगा शेड्यूल 6 से, तो जो ट्राइब्स हैं यहाँ की उनको भी बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी मिल जाएगी, उनका लोकल गवर्नेंस कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो जाएगा, जिससे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो इसलिए जो है वो लद्दाख क्या ट्राई कर रहा है कि उसको इंक्लूड कर लिया जाए 6 शेड्यूल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव्स देखेंगे कि 6 शेड्यूल में इंक्लूड होने के बाद क्या क्या चीज़ें लद्दाख को मिलने वाली हैं, क्या क्या अच्छी चीज़ें फ़िलहाल होने वाली हैं। तो पहली चीज़ तो यही है कि ऑटोनॉमी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब ऑटोनॉमी इंक्रीज़ हो जाएगी तो लेजिस्लेटिव डिसीजंस जो भी होंगे, एग्जीक्यूटिव डिसीजंस जो भी होंगे, जुडिशियल ऑटोनॉमी मतलब जो भी डिसीजंस होंगे, वो कहीं ना कहीं जो ट्राइबल कल्चर है, जो अलग अलग एथनिसिटी है, उसको प्रोटेक्ट करने में मदद करने वाला है। सेल्फ गवर्नेंस की यहाँ पर बात करी गई। सेल्फ गवर्नेंस का मतलब क्या है कि जो लोकल कम्युनिटीज़ यहाँ की होंगी, ये अपने लॉज क्रिएट कर सकती हैं, लैंड से रिलेटेड लॉज हों, इनहेरिटेंस से रिलेटेड लॉज हों, या कोई और मतलब इनके कल्चर से रिलेटेड लॉज हो, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम, उस लॉज को बनाने का काम जो लोकल लीडर्स हैं, जो लोकल ट्राइबल पीपल हैं, लोकल ये कह सकते हैं वहाँ के लीडर्स हैं, वो इसको कर सकते हैं। तो सेल्फ गवर्नेंस एक तरीके से मिल जाएगी। इसके बाद देखिए डेवलपमेंट एंड रिप्रेजेंटेशन
रिप्रेजेंटेशन की बात यहाँ पर हो रही है। अब देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक स्टेट है, क्योंकि भारत जो है बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पर कोई दिल्ली में बैठ के नहीं कह सकता कि लद्दाख में क्या होगा, क्योंकि लद्दाख में जो सिचुएशंस हैं वो अलग तरीके की हैं और वो वही जान सकता है जो लद्दाख में रह रहा है। ठीक है, तो ये लोग यही चाह रहे हैं कि मतलब कोई भी अगर डेवलपमेंट प्रोग्राम अगर हो रहा है तो उनकी रीजनल ग्रोथ के लिए हो, उनको मतलब एक तरीके से उनको देख के वो सब चीज़ें होनी चाहिए, उनके लिए होनी चाहिए। दिल्ली से बैठ के अगर आप लद्दाख के लिए कोई चीज़ करोगे तो उतनी अच्छी नहीं कर पाओगे। तो ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी जो होती है वो भी कहीं न कहीं स्ट्रांग हो जाएगी, डेवलपमेंट और रिप्रेजेंटेशन मिलने वाला है कहीं न कहीं लद्दाख के लोगों को। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होगा, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स होंगी, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाएंगी। क्यों? क्योंकि अब जो गवर्नमेंट स्कीम्स बनेंगी वो लद्दाख की जो कम्युनिटी है, लद्दाख का जो कल्चर है, लद्दाख की जो ट्राइब्स हैं उसको देख के बनाई जाएंगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है अच्छा हो जाए, एजुकेशन अच्छी हो जाए, हेल्थ केयर भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं जो 6 शेड्यूल से मिलने वाली है लद्दाख को। इसके बाद देख लेते हैं लिमिटेशंस क्या होगी। मतलब मान के चलिए कि अगर 6 शेड्यूल लगता है तो क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस कर सकता है लद्दाख। तो पहली प्रॉब्लम तो यही है फिस्कल पावर्स। तो देखिए हर तरीके की तो ऑटोनॉमी मिल गई, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आपको तब भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होते हैं उनके पास कोई फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं होती है, वो टैक्स नहीं ले सकते हैं। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेंगे? केवल स्टेट और सेंटर की फंडिंग पे डिपेंड करेंगे। मतलब वो डिपेंड करेगा कि स्टेट गवर्नमेंट उनको कितना फंड कर रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट कितना फंड कर रही है, उस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है 6 शेड्यूल मिलने के बाद। दूसरा क्या है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी जो है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको पता है एडीसीज जो हैं, ठीक है, मतलब अभी हमने आपको बताया था जो भी शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज होंगे, शेड्यूल्ड एरियाज होंगे, वो डायरेक्टली कौन गवर्न करता है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट जो गवर्न कर रहा है किसके थ्रू गवर्न करेगा? गवर्नर के थ्रू गवर्न करेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिक्स वाली चीज़ें भी आ सकती हैं, क्योंकि आपको पता होगा जो प्रेसिडेंट और गवर्नर होते हैं ये हैं तो एक तरीके से इंडिपेंडेंट पोस्ट, लेकिन ये अपने आप से कुछ नहीं करते हैं। ये सारी जो चीज़ें होती हैं किस पे होती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वही करवाते हैं, वही ये लोग करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक्चुअल इंडिपेंडेंस जो देखने में लग रही है वो नहीं मिलेगी अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यहाँ पर होता रहा। तीसरी बात क्या है, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज भी होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ अगर आ रही है तो पहले सेंटर से पास होगी, स्टेट से पास होगी, तभी तो अप्लाई होगी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी डिले करती है चीज़ों को, तो यहाँ पर ये चीज़ समझनी है। और दूसरी बात क्या है कि जो नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन है, अब देखिए क्लैशेस भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक ट्राइबल पॉपुलेशन होगी, एक नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन होगी। ट्राइबल पॉपुलेशन को ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, नॉन ट्राइबल को बेनिफिट्स थोड़े से कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से दोनों में क्लैशेस देखने को, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत गंभीर सिचुएशन जो है जो लद्दाख में देखने को मिल सकती है शेड्यूल 6 अप्लाई होने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं। तो अगर शेड्यूल 6 अप्लाई होता है तो कहीं ना कहीं जो कल्चर होगा, लोकल गवर्नेंस होगी, इसमें तो इन्हांसमेंट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सरकार को इस चीज़ का भी प्रयास करना चाहिए कि जो भी लिमिटेशंस क्रिएट हो रहे हैं, चाहे फाइनेंशियल ऑटोनॉमी से रिलेटेड हैं या कोई और चीज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, उसको भी टैकल करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद वे फॉरवर्ड देख लेते हैं। इसमें क्या है कि स्ट्रैटेजिक इंक्लूजन वुड हेल्प लद्दाख मैनेज। अब देखिए हम लोग अगर मतलब लद्दाख को अगर स्ट्रैटेजिकली इंक्लूड कर लिया जाएगा शेड्यूल 6 में, तो क्या है कि वहाँ पर जो सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक नीड्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से फुलफिल हो सकती हैं, ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा इफेक्टिवली उसको फुलफिल किया जा सकता है। और जिससे क्या होगा कि लद्दाख जो कि स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, या ये कह सकते हैं यूनियन टेरिटरी है, ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो सकता है। और डेवलप जब हो जाएगा, लोग डेवलप हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमको और ज़्यादा एक तरीके से प्रॉफिट दे सकता है, भारत के लिए बहुत अच्छी बातें हो सकती है। तो 6 शेड्यूल में डालना अच्छी चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स होती हैं 6 शेड्यूल के साथ में, उसको भी टैकल करने की ज़रूरत है सरकार को। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा वीडियो होता है कंप्लीट। ये हम लोग की जो सीरीज़ आई है, इसमें हम लोग करंट अफेयर्स के जो भी टॉपिक्स हैं उसको इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, जो आपके एग्जाम्स में मेनली पूछे जाते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं सबको ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, पता सबको थोड़ी बहुत होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।